नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहम्मद सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर रात 8 बजे वॉर स्पेशल। जी हां, ईरान इजराइल अमेरिका जंग में एक तीसरे शख्स की एंट्री हो गई है और उसका नाम है चीन ड्रैगन शी जिनपिंग। जी हां, एक डेंजरस एंट्री हुई है ड्रैगन की और अब ये देखने वाली बात होगी कि इस जंग का अब क्या स्वरूप होता है, क्या प्रारूप होता है, क्या फॉर्मेट होता है, क्योंकि चीन के आने से ये जंग अब और लंबी खिंच सकती है। इस जंग की मियाद बढ़ सकती है क्योंकि खुफिया खबर आ रही है कि चीन के शिप्स ईरान में कुछ बहुत घातक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये क्रॉस कर जाता है तो क्या होगा? जी हां, जंग का 11वां दिन है और अभी भी चीजें लगातार कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग का 11वां दिन होने के बावजूद अभी तक चीजें वहां पर बेहतर नहीं हुई हैं और समझिए दोनों ओर से हमले लगातार जारी हैं। ट्रंप लगातार हमले कर रहे हैं, ईरान भी लगातार उन हमलों का जवाब दे रहा है। चेतावनी के बाद भी अभी तक इस पर कोई भी रजामंदी नहीं बन पाई है। खामनेई के बेटे मोज्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर घोषित तो कर दिया गया। ईरान के इस कदम से युद्ध के फिलहाल थमने की संभावनाएं खटाई में जरूर पड़ गई हैं। इस बीच चीन भी ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल के लिए सॉलिड ईंधन फ्यूल बनाने में मदद कर रहा है ताकि ईरान के पास मिसाइलों की कमी ना होने पाए। यानी जंग के लंबे समय तक खिंचने के आसार अब बनते दिख रहे हैं। अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के बंदरगाह से ईरान के 2 जहाज केमिकल लाद कर ईरान के लिए रवाना हो चुके हैं। ईरान को हथियारों से मदद देंगे और चीन कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर को अब न्योता दे रहा है, दस्तक दे रहा है। समझिए, पूरी डिटेल आपको हम बता रहे हैं, लेकिन समझिए क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो बन रहा है। तुर्की ने भी जंग में ईरान के खिलाफ उतरने का ऐलान कर दिया है। तुर्की ने तो ईरान पर पलटवार करने के लिए उत्तर साइप्रस में जंगी जहाज, जंगी बेड़े भी तैनात कर दिए हैं। पूरी डिटेल लेकर हाजिर हैं। रात के 8 बजे हम आपके लिए वॉर स्पेशल जो लेकर हाजिर हुए हैं, चीन की भूमिका, शी जिनपिंग की भूमिका हम आपको बताने जा रहे हैं। हालांकि रशिया को लेकर पिक्चर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मिसाइल बनाने के लिए केमिकल का जो इस्तेमाल होता है, सॉलिड फ्यूल जो उसके प्रोपल्शन और इग्निशन के लिए इस्तेमाल होता है, वो चीन से चोरी छिपे सप्लाई हो रहा है। 2 जहाज ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं जो मिसाइल बनाने के लिए जो केमिकल का इस्तेमाल होता है उसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकन नेवी, अमेरिकन वॉरशिप्स, फ्रिगेट्स इसको नहीं मारते हैं और ये अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है तो ये समझ लीजिएगा कि ये जंग और लंबी खिंचेगी, क्योंकि प्रोपल्सन के लिए, इग्निशन के लिए जो सॉलिड फ्यूल चाहिए वो चाइना पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि तुर्की भी लगातार अब इस जंग को एक नया स्वरूप, एक नया प्रारूप देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समझिए बहुत मुश्किल हो जाता है तब जब आप इस जंग को भड़काने के लिए चीन जैसा एक मुल्क एक कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, आपको बताते हैं। ये तो हमने आपको इंट्रो बता दिया कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, चीन की एंट्री को लेकर क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, वो हमने आपको बता दी। थर्ड वर्ल्ड वॉर का क्या सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि अब ड्रैगन की एंट्री, शी जिनपिंग की एंट्री से अमेरिका भी खफा होगा और इसराइल भी। हालांकि चीन लगातार ईरान पर हुए हमले के बाद अमेरिका इसराइल पर हमले करता रहा है। डिप्लोमेटिक बयानबाजियां होती रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से खामनेई साहब को मारा गया वो इलीगल था, वो कानून के खिलाफ था, किसी भी मुल्क पर इस तरह का हमला नहीं किया जा सकता, जबरन उसके ऊपर इस तरह के हमले नहीं हो सकते। अगले ग्राफिक्स पर आएंगे और आपको बताएंगे। देखिए, अब जरा ये मैप देखिए, ईरान इजराइल जंग की तस्वीर को कितने बेहतर तरीके से ये मैप बयान करता है। आपको बारीकी से मैं समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये गोलन पोर्ट है, यहां से 2 शिप निकल रहे हैं। वो कैसे आएंगे? देखिए, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए ये भारत है, ये अरेबियन सी का हिस्सा है। अरेबियन सी से यहां पर आएंगे, ये हॉर्मुज खाड़ी, फारस की खाड़ी है, और ये शिप यहां से होते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यहां पहुंचेंगे। और चाबहार पोर्ट और बंदर अब्बास 2 ऐसे इलाके हैं जो चीन के जरिए जो शिप्स आ रही हैं, उन शिप्स के जरिए ये 2 शिप्स, एक का नाम शब्दीस है, दूसरे का नाम बर्जिन है। ये 2 शिप्स यहां से चले हैं और यहां से चलने के बाद ये पूरा ट्रैवल करते हुए, ये समंदर से अरेबियन सी होते हुए, अटलांटिक ओशन होते हुए, प्रशांत महासागर होते हुए ये फारस की खाड़ी में यहां पर पहुंचेंगे। और ईरान में फिलहाल जंग चल रही है, अमेरिका, इजराइल लगातार उस पर हमले कर रहे हैं, लेकिन ये जो शिप्स है ये सॉलिड फ्यूल लेकर जा रहे हैं, एक ऐसा फ्यूल जिसके इस्तेमाल से प्रोपल्शन और इग्निशन की जरूरत पड़ती है, रॉकेट्स के लिए, मिसाइल के लिए, सुपरसोनिक प्रोजेक्टाइल्स के लिए।
तो अगर यहां पहुंच जाते हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बंदर अब्बास जहां पर ईरान की नेवी है, अगर ये शिप यहां पहुंच जाता है तो आने वाले वक्त में ये जंग और लंबी हो सकती है। हालांकि यहीं पर जो अमेरिकन वॉरशिप फ्रिगेट्स डिस्ट्रॉयर्स हैं, अब्राहम लिंकन यहीं पर है, और अगर दो शिप्स जो चाइना से चली हैं वो अगर यहां पहुंचने से पहले रास्ते में अगर मार देता है अमेरिका, इजराइल या अमेरिका के हवाई हमलों में उन पर हमला होता है, वो नष्ट और तबाह हो जाते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि ये बहुत ज्यादा ये वॉर नहीं खिंचेगा। इस वॉर में बहुत ज्यादा ड्यूरेशन नहीं बढ़ने वाली है। लेकिन समझिए, एक और मैप आपके लिए आए हम लेकर, इस मैप को आप समझिएगा। ये आप चीन देख रहे हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड में है। आप बीच में आते हैं मिडिल ईस्ट, ये जो बीच का खाड़ी मुल्क का इलाका है ये ईरान है, यहां पर इजराइल है। टर्की, जो टर्की है वो इजराइल को भी पसंद नहीं करता, लेकिन तुर्की खुद को ईरान का दोस्त जरूर बताता है। तो आप समझिए कि इस जंग में जो पोजीशनिंग है, वॉर पोजीशनिंग, वो टर्की भी अब लगातार मजबूत करता जा रहा है, जिसके बाद एक तरफ चीन, दूसरी तरफ जो तुर्की है उसका साथ भी ईरान को मिलता दिख रहा है। नैरेटिव्स में आप समझिए, जब इजराइल अमेरिका ने हमला किया तो तुर्की ने वहां पर एक बफर जोन बनाया और कहा कि ईरान के जितने भी लोग हैं इस जंग में, जो जिनको खाना पानी की दिक्कत हो रही, रहने की जगह नहीं मिल रही, उनके लिए हम बफर जोन बना रहे हैं, वो लोग ईरान से तुर्की आ सकते हैं। और जंग के दौरान ऐसा हुआ भी, जो बॉर्डर इलाके के लोग थे, जो जिनका बॉर्डर तुर्की से लगता है, बहुत सारे हजारों की तादाद में जो सिविलियंस थे वो ईरान से तुर्की पहुंचे। तुर्की ने उनके रहने खाने की व्यवस्था की, उनको बफर जोन दिया, शरणार्थी के तौर पर उनको वहां पर जगह दी। लेकिन ये मैप बता रहा है मित्रों, ये मैप बता रहा है कि ये जंग और लंबी खिंच जाएगी अगर चीन और तुर्की मिलकर ईरान के सपोर्ट में उतर आते हैं, क्योंकि ईरान के पास अभी जिस चीज की कमी है वो है हथियारों की कमी, और जैसे ही ये प्रोपल्शन फ्यूल पहुंच जाएगा चीजें वहां पर बदल जाएंगी। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। आपने मैप देख लिया, मैप के जरिए समझ लिया, ये सैटेलाइट के जरिए कुछ पिक्चर्स आई हैं दर्शकों, समझिए ये वही शिप्स की पिक्चर्स हैं जो शिप अब ईरान की तरफ कूच कर चुका है। ये चाइना से चला था और ये अरब सागर से होते हुए, पैसिफिक ओशन से होते हुए फारस की खाड़ी में जाएगा, वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाएगा, और यही शिप्स हैं जिन पर सॉलिड फ्यूल कंटेनर में रखा हुआ है, और ये फ्यूल रॉकेट को इग्निशन देने में, उनके प्रोपल्शन में काम आता है। और ये सॉलिड फ्यूल जब मिल जाएगा तो बहुत मुमकिन है कि वो रॉकेट्स ईरान के जो अभी तक फायर नहीं किए गए हैं, फ्यूल की कमी की वजह से, केमिकल जो रिक्वायरमेंट है उनकी, उसकी वजह से फिर ये चीजें और बेहतर हो जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के गॉलन पोर्ट से निकला ईरान का जहाज सब्दीश और बर्जिन ने चाइना सी पार कर लिया है। जी हां, और मलक्का स्ट्रेट तक पहुंच गए हैं। बर्जिन जहाज मलेशिया के पास लंगर डाले खड़ा है। बताया जा रहा है कि यहां जहाज ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर जा सकता है, और मलेशिया के पोर्ट से करीब 6400 किलोमीटर दूर है ईरान का बंदर अब्बास पोर्ट, जबकि दूसरा जहाज सब्दीश जो है वो वियतनाम के पास समंदर में आगे बढ़ रहा है। इस जहाज को चाबार पोर्ट तक जाने की बात कही जा रही है, जिसके करीब 7200 किलोमीटर तक का सफर अभी और तय करना है। अगर अमेरिकी रिपोर्ट्स की माने तो इन दोनों ही जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए सॉलिड ईंधन बनाने के केमिकल लदे हैं। ये बात अमेरिका जान गया है, तो फिर क्या वो इन जहाजों को ईरानी पोर्ट पर पहुंचने देगा? बड़ा सवाल जो मैं आपसे बता रहा था। आपको मैप पर बताते हैं कि इन दोनों जहाजों को ईरान के बंदरगाह पहुंचने के लिए स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मुज है, जो जल डमरू मध्य है, वहां पर पहुंचना होगा। कैसे? अब मैं आपको बता रहा हूं। ये मैप आप जो देख रहे हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर पाएंगे दोनों जहाज में? ऐसा क्यों आपको कह रहा हूं, उसकी टैक्टिकल सिचुएशन और पोजीशनिंग में आपको बता रहा हूं। आप ईरान का मैप देख रहे हैं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये इलाका है। जो शिप्स आई हैं वो इस तरफ से वो शिप्स चलती हुई आएंगी, और यहां पर उनको ये पूरा इलाका क्रॉस कर कर यहां पहुंचना है बंदर अब्बास पोर्ट पर, जहां पे ईरान की नेवी है। लेकिन ये इलाका बहुत टैक्टिकल है दर्शकों, क्योंकि यहां पर जो अमेरिकन नेवी है, जो उनके फ्रिगेट्स, अब्राहम लिंकन वहां पर है, डिस्ट्रॉयज वहां पर हैं, तो बहुत मुमकिन नहीं है कि ये जो शिप यहां पर पहुंचेगा इसको यहां पहुंचने दिया जाए, उससे पहले ही मार दिया जाएगा। क्योंकि कुवैत, सऊदी अरब, कतर, यूएई, ओमान और ये सब जो इलाके हैं, यहां से बहुत बड़े पैमाने पर शिप्स रूट करते हैं जो दुनिया भर की जो तेल सप्लाई है वहां के लिए। लेकिन अब जो सिचुएशन बन रही है, क्या यहां तक वो शिप पहुंच पाएगा जो चाइना ने भेजा है यहां से होता हुआ? अगर ये शिप यहां पहुंच गया, इसका माल अगर बंदरगाह पे उतर गया पोर्ट पे, तो ईरान जो जंग है ये दर्शकों बहुत लंबी खिंच सकती है। और यही वो शिप्स है जिनकी सैटेलाइट इमेज हम आपको दिखा रहे हैं, जो अमेरिकी एजेंसी ने जारी किए हैं, जिसका सोर्स है वो सेंटर कमांड है, यूएस सेंटर कमांड, जिसके जरिए तस्वीर जारी हुई है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि ये मामला बहुत क्रूशियल हो चला है। अब यहां पर देखने वाली बात होगी, क्या ये शिप पहुंच पाते हैं, क्या वो सॉलिड फ्यूल उन तक पहुंच जाता है? देखिए, लेकिन समझिए, हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में थोड़ा आपको बता दें।
जो हमले लगातार जारी हो रहे हैं, 1 मार्च के बाद 13 जहाज यहाँ से गुजर हैं और उन पर हमले नहीं हो पाए। हालांकि उन पर हमले जरूर बचे। चीन के भी दर्जनों जहाज फारसी खाड़ी में फंसे हुए हैं वॉर की वजह से, क्योंकि वहाँ पर जंग चल रही है, तो उनको डर है कि अगर हम गए तो हम मार दिए जाएंगे। चीन के अलावा बहुत सारे और भी देश हैं जिनके जो कच्चे तेल का जो सप्लाई होती है, जो क्रूड की सप्लाई होती है, वो वहाँ पर फंसी हुई है। ईरान के दोनों जहाज उधर पहुंचे तो अमेरिकी नेवी उन पर हमला कर सकती, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। और हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर हमले अभी भी जारी हैं, क्योंकि अमेरिका इजराइल की जो हवाई बेड़े हैं वहां पर हमला कर रहे हैं। बंदर अब्बास जो इलाका है वहां पर नेवी है ईरान की, और आईआरजीसी की नेवल फ्लीट वहां पर जहाज़ों को स्कॉट भी कर रही है। जो उनके काम के जहाज़ है, जो उनके उनके ज़रूरत से जुड़ी चीज़ें हैं, उसको स्कॉटिंग भी की जा रही है। लेकिन क्या चाइना के शिप्स वहां पर बंदर अब्बास पहुंच पाएंगे? क्या वहां पर उनकी लैंडिंग हो पाएगी? औसतन रोजाना 153 से लेकर 150-160 जहाज वहां से गुजरते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, लेकिन वहां पर हमले लगातार हो रहे हैं। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि इन हमलों की वजह से क्या वहां चीजें बेहतर हो पाएंगी, आपको बता रहे हैं। अब देखिए, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, आपको बताते हैं और डिटेलिंग्स हम आपको बताने जा रहे हैं। समझिए कैसे ईरान को क्यों मदद कर रहा है चीन, और कैसे ये नैरेटिव खतरनाक होने जा रहा है। देखिए, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए कच्चे माल की कमी हो रही थी, ये सब जानते हैं कि उनके रॉकेट्स की जो असेंबली लाइंस हैं उनको फ्यूल चाहिए था। उसके बाद क्या हुआ, चीन चाहता है कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइलों का जो प्रोडक्शन है वो ना रुके, मतलब ये जंग चलती रहे, लगातार अमेरिका इजराइल पर हमले ईरान करता रहे। इसीलिए चीन चाहता भी है कि भाई प्रोडक्शन लगातार होता रहेगा तो हमले लगातार होते रहेंगे। अमेरिका इजराइल के खिलाफ युद्ध में ईरान का पलटवार लगातार जारी है। हालांकि हालात ठीक नहीं, फिर भी ईरान लगातार जवाब देने की कोशिश कर रहा है ड्रोन और रॉकेट के जरिए। अभी भी हमले लगातार अमेरिका के जो फौजी अड्डे वहां पर हो रहे हैं, खाड़ी देशों में हो रहे हैं। 2021 में ईरान चीन में 25 साल का एक अग्रीमेंट हुआ था, जो एक सामरिक समझौता था, जो स्ट्रेटेजिकल उनके बीच अग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत ये सप्लाई लगातार चल रही है। दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हुई है, मतलब आप आर्म्स एमिनेशन तो साथ साथ बेचेंगे, इसके अलावा आप स्ट्रेटेजिक टाई अप भी कर रहे हैं, यानी क्रूशियल जो ट्रेड बैरियर था वो भी खत्म किया गया। दोनों देशों के बीच ट्रेड पर भी बातचीत चल रही है। ईरान से सस्ते तेल के बदले चीन से टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल की सप्लाई का भी करार हुआ है, यानी आने वाले वक्त में ये चीजें और बेहतर हो जाएंगी। जी, जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से हमने आपको बता दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मसला क्या है, कैसे 2 शिप चाइना से निकले हैं, क्या वो पहुंच पाएंगे ईरान, और ईरान पहुंचे तो क्या ये जंग अब और लंबी खिंचेगी, ये तमाम सवाल जहन में। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनके जरिए इस पूरे स्टैटिक को हम समझने की कोशिश करेंगे। कर्नल टीपी त्यागी साहब आपको तस्वीरों में देख रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। श्रुति दास गुप्ता जी आपको तस्वीरों में देख रहे हैं, विदेशी मामलों की जानकार, मैम बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम आपको। सबसे पहले सवाल सर, टीपी त्यागी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये जो 2 जहाज निकले हैं चीन से, अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में सर फारस की खाड़ी में जो टैक्टिकल सिचुएशन पोजीशनिंग है वो थोड़ी सी मुश्किल लग रही, क्योंकि अभी जो वहां पर हालत है ऐसा लगता नहीं कि कोई भी जहाज क्रॉस करके बंदर अब्बास पोर्ट तक पहुंचेगा, क्योंकि वहां पर निगरानी अमेरिका भी कर रहा है। वहां पर लगातार एयरपोर्ट, वहां पर जो पोर्ट है बंदर अब्बास जहां पर नेवी है ईरान की, वहां पर लगातार हवाई हमले भी हो रहे हैं इसराइल के जरिए, अमेरिका के जरिए। तो मुझे लगता नहीं कि ये रॉ मटेरियल जो जाना है रॉकेट बनाने के लिए पहुंच पाएगा सर। देखिए, ईरान को अपनी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए सॉलिड फ्यूल की आवश्यकता होती है। राइट सर। सॉलिड फ्यूल को डेवलप करने के लिए प्लेनेटरी मिक्सर्स की आवश्यकता होती है। राइट सर। प्लेनेटरी मिक्सर्स ईरान अपने आप खुद नहीं बनाता, उनको वो चाइना से इंपोर्ट करता है। उनके आने में समय लगता है, कई कई महीने का समय लगता है। ये डिमांड ईरान ने पहले से दे रखी होगी चाइना को, वरना वो 10-15 दिन में तैयार नहीं होते। खैर, वो इस समय तैयार हो गए और उन्होंने अपने 2 शिप से भेजा। अब कहाँ भेजा? बंदर अब्बास पोर्ट। बंदर अब्बास पोर्ट के ऊपर सॉरी, पिछले कई दिनों से अमेरिका अटैक कर रहा है। उसने बंदर अब्बास पोर्ट पे ईरान के 2 शिप को भी, 2 वारशिप को भी डुबो दिया है। तो अगर वो बंदर अब्बास पहुंच भी जाते हैं तो वो वहां भी सुरक्षित नहीं है, और जो रूट है वो अरेबियन सागर से होते हुए फिर वो जाता है पर्शियन गल्फ में या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ, और उस पूरे एरिया में जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है अमेरिका का, अब्राहम लिंकन, वो मौजूद है। और खाली वो नहीं है, उसके साथ में 3 डिस्ट्रॉयर भी है, और प्लस एडिशनल फ्रीगेट्स और सबमरीन वगैरह होगी। अमेरिका की एक सबमरीन दिखाई नहीं देती लेकिन उनके बारे में बाद में पता लगता है। आपने देखा कि कुछ दिन पहले ही ईरान का एक IRS डेना
एक वारशिप था जिसे लंका के पास तोड़ दिया गया था, टॉर्पेडो मार के उसको दो हिस्से में बांट दिया था। 180 सैनिक उस पर तैनात थे। यानी कि सबमरीन भी रास्ते में हो सकती है इन एडिशन टू दिस कैरियर। तो और वार टाइम सिचुएशन जारी है, और वार के अंदर या जैसे कहते हैं कि लड़ाई में और प्यार में सब कुछ जायज है, कुछ भी हो सकता है। लिहाजा चाइना के वारशिप का सही सलामत वहां पहुंचना मुश्किल है। और अगर वो पहुंच भी जाते हैं और वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो पहुंच जाते हैं, मान लीजिए ईरान, तो ईरान में वहां पहुंचने के बाद एकदम वो सॉलिड फ्यूल को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उसमें समय लगता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ईरान की जो डेप्लीशन चल रही है इस समय मिसाइल में, वो एक दिन में करीब 3 मिसाइल बनाने की क्षमता रखते हैं। जो सॉलिड फ्यूल की मिसाइल है उसमें एक तो ये खासियत है कि उसको 5 या 7 मिनट के अंदर ही आप तैयार कर सकते हैं लॉन्च के लिए। लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइल को आप उतने समय में तैयार नहीं कर सकते। और ईरान ने एक टेक्निक डेवलप कर ली है कि वो अपनी मिसाइल्स को 2 जगह से फायर कर सकता है, 3 जगह से। एक तो लॉन्चर से जो ग्राउंड बेस्ड है, एक जो उसकी अंडरग्राउंड टनल्स और सिटीज है, मिसाइल सिटीज, उनकी एंट्रेंस से भी फायर कर सकता है, और एक वो मोबाइल व्हीकल्स के रूप में भी अपना, जिसे TEL बोलते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर और लॉन्चर, ये सब एक जगह होते हैं, उससे भी लॉन्च कर सकता है। यानी कि ये ईरान की ताकत को बढ़ा सकते हैं। पर इसमें जोखिम ये है कि अगर चाइना के एक शिप के ऊपर भी अटैक हो गया तो फिर ये सिचुएशन फ्लेयर अप हो सकती है इनटू ए लार्जर वॉर, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, थर्ड वर्ल्ड वॉर। क्योंकि चाइना का बीच में आने का मतलब ये है कि दो सुपर पावर्स का डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कन्फ्रंटेशन। इससे पहले जो चाइना की मदद मिली है दूसरे देशों को, वो मिली तो है, लेकिन हर जगह उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रहे हैं। जब उसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम दिया, तो वो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाया। वही HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम उसने ईरान को दिया है और वो काम नहीं कर पाया। इसीलिए ईरान के एयर डिफेंस जो है वो करीब करीब खत्म हो गए। चाइना ने इंटेलिजेंस प्रोवाइड की, रशिया से ज्यादा इंटेलिजेंस चाइना ने प्रोवाइड की है। जो ईरान हमले कर रहा है अमेरिकन बेसिस के ऊपर और बड़े बड़े टारगेट्स के ऊपर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, इट इज बिकॉज ऑफ द इंटेलिजेंस प्रोवाइडेड बाय चाइना। तो लेकिन इससे ज्यादा क्या, चाइना इससे ज्यादा क्या, यानी कि चाइना ने और रशिया ने, दोनों ने वेनेजुला से भी वादा किया था जी। कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, और नहीं किया। यहाँ भी वादा किया था, और यहाँ भी चाइना का हाल अब है, यानी कि ऑलराइट सर। 11वें दिन है सर। आप ये समझिए, एक 11 दिन तक क्यों नहीं, 11 दिन तक क्यों नहीं, अब जब रजिस्टेंस खत्म हो चुका है, राइट सर। खत्म होता जा रहा है ईरान का, तब उसके भेजने का मतलब ये है कि यही गफलत शुमारी है, तो तुम काम आ चुके हैं अपने, कि अपना काम हो लेगा तुम्हारे काम आने तक। ये ऑलराइट सर। सर सिचुएशन। जी। ज़्यादा वक्त नहीं, मैं चाहता हूँ श्रुति जी भी अपनी आइडियाज़ यहाँ पे शेयर करें। मैम, अब जैसा कि आप टीबी सर बता रहे थे कि सर भाई वॉर के बीच में आप अपनी शिप भेज रहे हैं, तो ये एक तरह से कोलेटरल डैमेज का स्टिकर लगता है कि भाई 2-3 देश आपस में लड़ रहे हैं, फिर आप वहाँ पर जा रहे हैं अपनी शिप को लेकर, तो बहुत मुमकिन है कि उसको इजराइल ही मार दे, या फिर अमेरिका मार दे, या खुद बंदर अब्बास पोर्ट पे ईरान रिटेलिएशन कर रहा है, वो खुद भी मार सकता है। ऐसे सिचुएशन में मैम, अगर ईरान के वॉर में चाइना का अगर ये शिप हिट हो जाता है, तो एक तरह से तो जबरन इसको आग भड़काने वाली बात है। डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के लिहाज से या फिर फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से आप इसमें आगे क्या होगा अगर ऐसा हो जाता है मैम? तो युद्ध होगा, क्योंकि इसका मतलब यही है कि आपने किसी दूसरी कंट्री जो उस वॉर थिएटर में करेंटली कनेक्टेड नहीं है उसको डायरेक्टली टारगेट किया। और जो बढ़ती टेंशन्स हैं, अगर जैसे त्यागी सर भी कह रहे थे कि वेनेजुएला और ईरान के थ्रू आप चोक किसको कर रहे हो, आप बाकी सब तो हम कोलैटरल डैमेज है, इंडिया पाकिस्तान हम सब कोलैटरल डैमेज है, आप चोक तो चाइना की ऑयल सप्लाई को कर रहे हो, आपका राइट मैम। टारगेट चाइना है। तो राइट मैम। चाइना को अगर आप रोकना चाह रहे हो और ऊपर से चाइना के ही वेसल को आप प्रोटेक्शन नहीं कर पाए,
आपके जो रॉकेट्स है वो समहाउ गलती से या जानबूझ के उसको हिट कर जाते हैं, तो फिर ये डिप्लोमेटिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। इसी मंथ के अंत में ट्रम्प जाने वाले हैं चाइना, तो किस मुंह से जाएंगे? अगर ये वाला इंसिडेंट हो गया है तो बड़ा डिप्लोमेटिक इंसिडेंट हो जाएगा। इस ऐसे छोटी छोटी गलतियों से ही बड़े बड़े युद्ध शुरू हो जाते हैं, चाहे आप वर्ल्ड वॉर 1 देख लीजिए या वर्ल्ड वॉर 2 देख लीजिए। तो ये एक बहाना मिल जाएगा चाइना को ऑफिशियली एंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना अभी तक हमारे हिसाब से, मुझे अंदर उनका इंटरनल क्या चल रहा है हम में से हम क्या ही कह सकते हैं उस बात को, लेकिन इंटरनल उसका छोड़ के अगर बाहर से देखें तो हम यही बोल सकते हैं कि चाइना फॉरेन वॉर को अपना वॉर यूएसए की तरह बना के नहीं लड़ना चाहता है, उसकी इंटरनल पॉलिसीज नहीं परमिट करेंगे। तो जो वॉर जो है उसके हित के लिए नहीं है, वो इंपीरियलिस्ट तरीके से जाके उधर जाके लड़ना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। पर अगर उसकी शिप को अटैक होता है या उसकी जो शिप को एस्कॉर्ट करने वाली 2 उनकी डिफेंस उनके वॉरशिप्स चल रही हैं उसके साथ पे, उस पे गलती से कोई मिसाइल या ड्रोन लग जाता है, तो वो डायरेक्टली एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फॉल आउट होगा, वो सिर्फ बातों से हजम नहीं होगा। और आज का अगर ट्रम्प का हम एक मैसेज भी देखें तो उन्होंने बोला था कि हम एस्कॉर्ट कर देंगे जिस भी शिप को चाहिए, हम और फ्रांस मिलके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के थ्रू किसी भी कंटेनर को एस्कॉर्ट करने को तैयार है, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद नहीं होने देंगे। ये हमारा गिफ्ट समझ लीजिए चाइना को। तो उनको भी पता है कि अब चाइना जो है वो धीरे धीरे स्लो बॉयल से होके किसी ना किसी बहाने से अंदर आने की ऑफिशियल कारण ढूंढेगा। और ये शायद वो बहाना ना देने के बजाय, मतलब एक बड़ा दिल दिखाने के चक्कर में उन्होंने ऐसी बात बोली है कि चाइना और बाकी दुनिया को ये हमारा गिफ्ट है कि हम एस्कॉर्ट करके ऑयल सप्लाई को नहीं रोकने देंगे, चाहे अल्टीमेट गोल उनका चाइना को चोक करना ही क्यों ना हो। श्रुति मैम, एक बात और भी है कि अगर अमेरिका को ये पता चल जाता है कि भाई जो ये शिप्स आ रही हैं इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो इस वॉर को और एक्सकेलेट कर सकती हैं, ईरान को और मदद करेंगी सामरिक तौर से, तो मुझे जिस तरह के ट्रम्प हैं, जिस तरह का इजराइल है, मुझे लगता नहीं कि वो ये चिंता करेंगे कि ये शिप किसकी आ रही है। उनको तो इस बात की चिंता हो कि भाई ईरान की शक्ति नहीं बढ़नी चाहिए, जैसा कि त्यागी सर कह भी रहे हैं। देखिए, मेरे को इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप और त्यागी सर मेरा कंफ्यूजन दूर करिए प्लीज जरूर, और मेरे द्वारा बाकी लोगों का भी, क्योंकि मुझे जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जो 2 शिप जिसमें रॉकेट फ्यूल लोड हुआ है वो ईरान की शिप्स हैं। वो चाइना के फ्लैग के नीचे नहीं फ्लाई कर रही हैं, सेल कर रही हैं, वो ईरान के फ्लैग के नीचे सेल कर रही हैं। तो वो ईरानी शिप है। वो तो एक्सरसाइज से लौटते हुए निहत्ते ईरानी शिप को इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर उन्होंने डुबा दिया, और उनके सेलर्स को डुबाने के बाद छाती ठोक के बोल रहे थे कि हमें बड़ा मजा आ रहा है, हमने 46 शिप डुबाए और इतने सारे शिप डुबा के हमें मजा आ रहा है। ये भी कल का ही बयान है उनका, बहुत ही निर्लज्ज बयान है ट्रम्प का, कि उनको मजे आ रहे हैं शिप्स डुबा के और लोग मारने में। और जब उन्होंने बोला कि शिप को कैप्चर क्यों नहीं किया, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, आपने कैप्चर क्यों नहीं किया, तो उनके नेवी से जवाब आता है कैप्चर करने में वो मजा नहीं जितना डुबाने में है। और ये वो पब्लिकली एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो जब वो निहत्ते शिप्स के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं, जिस शिप के अंदर जो ईरानियन फ्लैग फ्लाई कर रही हो या घोस्ट शिप हो विदाउट फ्लैग जा रही हो, तो उन 2 शिप्स को, तो जिसके अंदर उनको पता है कि जो असला जा रहा है, जो उनका फ्यूल जा रहा है, डुबाने में उनको 2 सेकंड नहीं लगेंगे। उस शिप को डुबाने के लिए चाइना कुछ नहीं करेगी। चाइना की जो लियोवांग जो शिप है, जो मेरी आगे की बात थी, वो लियोवांग और उसको एस्कॉर्ट करते हुए 2 उनके डिस्ट्रॉयर शिप्स जो उसको एस्कॉर्ट कर रही है, वॉर टाइम शिप्स जो एस्कॉर्ट कर रही है। मेरा इससे पहले का बयान उनका था क्योंकि वो एक्चुअली अंडर चाइनीज फ्लैग जा रही हैं। जो 2 शिप फ्यूल कैरी कर रही हैं वो चाइनीज फ्लैग नहीं फ्लाई कर रही। श्रुति मैम, आपको बता दूं ताकि सर ज़्यादा इस पर रोशनी डालेंगे, फ्लैग चेंजिंग मैम एक प्रक्रिया होती है जिसमें फ्लैग चेंज करते हैं शिप के दौरान, तो वो चाइनीज शिप्स ही हैं। और ये जो सॉलिड फ्यूल का ऑर्डर आया था ये 4 महीने पहले दिया गया था, लास्ट क्वार्टर में, जो असेंबलीज अभी हो रही थी, और असेंबली होने के बाद उसको भेजा जा रहा है। और ये जब जंग शुरू हुई थी उससे पहले ही ये शिप निकल चुकी थी, और ये मलक्का स्ट्रेट के पास और साउथ चाइना सी में ये वेट कर रहे थे कि सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाए, लेकिन सिचुएशन ठीक हुई नहीं। तो उसके बाद त्यागी सर इनको मजबूरी में आगे बढ़ना पड़ा, क्योंकि कितने दिन वहाँ पर वो पोर्ट कर रह सकते, क्योंकि सॉलिड फ्यूल है, वक्त पर नहीं पहुँचाया। तो अमेरिका तो पूरे साउथ चाइना सी में ट्रैवल कर रहा है, उनको अगर शक हो गया कि ये तो वहाँ भी मार देंगे, वो उनको फर्क नहीं पड़ता उससे। टीबी त्यागी सर, एम आई राइट? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो उन्होंने अब एक अपना बड़ा जासूसी शिप भेजा है, और उस जासूसी शिप में 12 रडार हैं, और हर रडार 6000 किलोमीटर दूर तक की स्पाइंग कर सकता है, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, ईरान को दे सकता है। राइट सर। उस शिप के साथ में उनके 2 डिस्ट्रॉयर भी हैं। तो शी वाज एब्सोल्युटली राइट कि ये जो 2 शिप हैं ये उनसे अलग है। अब ये चाइना के हैं
या ईरान के हैं, इसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर उनके ऊपर ईरान का झंडा है तब तो आप ये समझ लीजिए कि वो डिस्ट्रॉय किए ही जाएंगे। और अगर चाइना का झंडा भी है तो फिर किए जा सकते हैं, यानी कि सिचुएशन एग्जिस्ट के उनके ऊपर अटैक किया जा सकता है और ये वार एस्केलेट हो सकता है। देखना ये है कि क्या होता है। अगर ना भी अटैक हो और ये चले जाते हैं बंदर अब्बास पोर्ट के ऊपर, तो बंदर अब्बास पोर्ट पर भी ये सेफ नहीं है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंदर अब्बास पोर्ट के पास ही है, ये सेफ नहीं है, क्योंकि ये इनको फिर जाना होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दैट इज आल्सो अंडर सर्विलेंस। अमेरिकन वारशिप तो वहां पर भी अटैक कर रहे हैं। सिर्फ इतना ये है कारण सिर्फ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जैसे किसी आदमी की कनपटी पे गोली लगा दो तो वो बिल्कुल नजदीक से मरता है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के 30 किलोमीटर में से 22 किलोमीटर ईरान का एक्सप्लोसिव इकोनॉमिक जोन है, और वहां पे जो छोटे छोटे आइलैंड है उन पे ईरान ने अपने वेपन्स डिप्लॉय किए हुए हैं, लिहाजा उसके ऊपर उसका पूरा कंट्रोल है। लेकिन ये एक चेक एंड बैलेंसेस की मामला होता है। वहीं से आगे पर्शियन गल्फ में एक खर्ग आइलैंड है, और ये खर्ग आइलैंड ही मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले समय में यही डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा, क्योंकि खर्ग आइलैंड वो है जहां से ईरान का 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है, और इस आइलैंड के ऊपर 70 लाख बैरल प्रतिदिन की लोडिंग कैपेसिटी है। इसमें बड़ी बड़ी डीप वाटर जेटीज हैं, और यहाँ से लोडिंग होके तब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाते हैं। उस एरिया में ये अकेला आइलैंड है जिसपे फ्रेश वाटर अवेलेबल है। तो अगर अमेरिका उसके ऊपर अटैक करता है, जिसके बारे में पहले ही प्रिकॉशनरी ईरान ने रिक्वेस्ट या अपील, जो भी आप समझे, अमेरिका से की है कि हमारे खर्ग आइलैंड के ऊपर अटैक मत कीजिएगा। तो मान लीजिए कि अगर चाइना वाले शिप के ऊपर अटैक हुआ या कोई चीज आगे फ्लेयर हुई, तो हालांकि अमेरिका की पॉलिसी में तेल को बर्बाद करना